नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होगी सीटेट की हिंदी पेडागोजी की। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम। चलिए चलिए क्लास की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ही पहली प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ने के बाद ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि उत्तर कौन सा सही है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, वैसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। अगर हम बात करते हैं कि भाषा शिक्षण, मतलब यहाँ पे हिंदी भाषा की बात हो रही है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। बहुभाषी का मतलब क्या होता है कि बहु मतलब अनेक, भाषा मतलब भाषा, अनेक भाषाओं वाली कक्षा जहाँ पर होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, तब हमको समझ में आएगा कि इसका तात्पर्य क्या है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि कक्षा में कम से कम दो भाषाओं, कि कम से कम दो भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कौन सा अगला ऑप्शन पढ़ेंगे कि कम से कम, क्या बोल रहा है कि कम, अधिक से अधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता। देखिए यहाँ पे अधिक से अधिक भाषाओं की पुस्तकों की बात यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ पर बात है बहुभाषी कक्षा, मतलब अनेक भाषाओं वाले विद्यार्थियों से संबंधित है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन आता है तीसरा, कि सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। और चौथा आता है कि भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता। यहाँ पे देखिए इसका मतलब है कहानी चार्ट के वजह से तो हमारे इनको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर हम ऑप्शन तीसरे पे जाते हैं, हमारा क्या है, ऑप्शन तीसरा हमारा होता है कि सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषाओं में बोलने के जब हम अवसर देंगे, तो ये हमारा एकदम ज्यादा हमारा सटीक बैठेगा कि इसमें हमको क्या लाभ, इससे बच्चों को ज्यादा मिलेगा। ठीक, चलिए अब पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भाषा प्रयोग में अति सुंदरतावादी होना। क्या बोल रहा है कि अति सुंदरतावादी होना, तो ये आपका गलत है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन चौथा पढ़ते हैं कि व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना, ऐसा तो नहीं हो सकता भैया कि बच्चा एकदम से क्या करेगा कि व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाएगा, ये हमारा नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है आपका क्या है कि व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना। देखिए परिभाषा याद करने की बात करेंगे तो ये भी आपका गलत हो जाता है। और ऑप्शन दूसरा पढ़ते हैं कि भाषा प्रयोग में व्याकरणिक, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि व्याकरण का ध्यान, यहाँ पे व्याकरणिक नहीं होगा कि व्याकरण का ध्यान देना। अगर बच्चा भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखता है तो इसका क्या होगा, आपका प्रश्न जो पूछा है कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य कैसे निभाएगा, तो अगर वो व्याकरण का ध्यान रखेगा बच्चा भाषा प्रयोग में, तो ये इसके लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाता है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा आता है कि अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए स्वर एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर कैसे कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ऑप्शन तब होगा सही बात, अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनाकर। ऐसा नहीं हो सकता कि इनका प्रयोग करने से संबंधित त्रुटियों को कैसे दूर करेंगे हम, ऐसा थोड़ी है कि हजार शब्दों का सूची बना लिए, टेबल बना लिए तो हमारा वो क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा है कि छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर। छपी सामग्री, तो ये तो खुद ही छाप रहा है, 1000 शब्द छाप रहा है, तो क्या उससे उसका त्रुटि दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन क्या होता है
तीसरा कि स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। ये आपका सही हो सकता है कि वो खुद बच्चा खुद इन शब्दों का अनुस्वार एवं अनुनासिक शब्द का प्रयोग करेगा, उसका उच्चारण करेगा और आदर्श रूप से उसे प्रस्तुत करेगा। तो ये हमारा क्या होगा, इससे हम त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। ऑप्शन तीसरा हमारा क्या होता है, एकदम सही होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा देखिए कितना बड़ा सा लग रहा है आपको। ठीक है, बड़ा सा लग रहा है लेकिन इसे देख के आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को, अब समझ में आएगा कि शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। देखिए प्रश्न ऊपर क्या लिखा है कि शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। तो अब पढ़ेंगे हम ऑप्शन, उसके बाद हमारा क्या होगा, सही होगा कि क्या निकलेगा। तो ऑप्शन पहला हमारा होता है कि कक्षा 8 तक कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल, ठीक है, फेल फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहा है। ये इसका कोई सटीक उत्तर तो नहीं है कि हम उन्हें फेल नहीं कर रहे हैं कक्षा 8 तक, तो इसकी वजह से वो मतलब उसको मूल्यांकन के संदर्भ में ये सहमति नहीं हो रही है। ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन कि परीक्षा में फेल हो जाने की, मतलब परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। तो ये तो आपका गलत हो जाता है कि उनको इससे डराया जाए कि परीक्षा होगी तुम्हारी और तुम उसमें फेल हो सकते हो, ऐसा डर बनाकर अगर उनसे काम करवा लिया जाएगा, तो ये भी आपने गलत सोचा है। उसके बाद आता है ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा क्या होता है कि बच्चों को मास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के संग मनाना है। देखिए ये आपका सही हो सकता है कि बच्चों को पास करना फेल करना, अगर इन सारी चीजों की विफलता और सफलता इसके बारे में ज्यादा बच्चों के सर पे मढ़ेंगे हम, तो यही आपका सही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका तीसरा आपका एकदम क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे प्रतिवादियों के अनुसार बात किया जा रहा है कि से बच्चे के फेल होने का आशय उसके संपूर्ण शैक्षिक तंत्र का फेल होना है, ये तो गलत है आप। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में बच्चों को पास और फेल करना वास्तव में क्या होता है, व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना। इसका मतलब यही होता है कि उन्हें अगर पास कर रहे हैं फेल कर रहे हैं तो ये सारी क्या हो जाती है, ये सारे बच्चों के सर पे मढ़ना ही हमारे विफलताओं का कारण बन रहा है। ठीक है, तो हम अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। वो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छे से समझिए तो समझ में आ जाएगा कि बच्चे के ऊपर हम प्रेशर दे रहे हैं जो फेल हो जाओगे पास हो जाओगे, इन सारे प्रेशर के वजह से ही विफल हो रहा है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अगले प्रश्न को जब हम कि उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आपको किसी बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। देखिए अब फिर से हम प्रश्न को पढ़ेंगे कि ये उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हो रही है, उनमें क्या है कि लेखन क्षमता का आकलन करते समय, मतलब वो बच्चे लिख रहे हैं उनके लेखन क्षमता का जब हम आकलन करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा महत्व किस बिंदु पर सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, तो वर्तनीगत शुद्धता पर या फिर तत्सम शब्दावली पर या फिर विचारों की मौलिकता पर या फिर मिश्रित वाक्य संरचना पर। देखिए अगर ये ऑप्शन तीसरे की बात करते हैं कि विचारों की मौलिकता, तो ये हमारा एक सही होता है। ठीक है, कि लेखन क्षमता का जब आकलन करेंगे तो हम जैसे भी बच्चे लिख रहा है तो उसमें उसने अपने विचार दिए हैं, तो उसके विचारों की क्या मौलिकता है उस बिंदु पर ज्यादा हम महत्व देंगे, तो उसने क्या सोच सोच कर उस बिंदु लिखा क्या है उसके बिंदुओं पे हम ये ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए।
अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? तो ऑप्शन आप ढूंढेंगे। पहला, कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में किस कथन से भी सहमत होंगे, इस पे हमें आंसर देना है। पहला है कि बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को न सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित ही है। इसका क्या मतलब होता है कि इन्हें हम क्या करेंगे, बच्चों को इनकी अवधारणाओं मतलब उनकी समझने और सीखने के कारण जो फेल हो जाते हैं, उनको फेल करना ही उचित होगा। तो ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न जो है। अगला ऑप्शन, तो एक भाषा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। यह बिल्कुल आपका ऑप्शन दूसरा एकदम सटीक सही होता है। आपको और सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यही एकदम आंसर सही होता है। क्योंकि हम पढ़ भी लेते हैं कि तीसरा ऑप्शन क्या है, कि जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वह अगली कक्षा में और पीछे जाएंगे, अतः हमें इस कक्षा में रोक देना चाहिए। ये तो गलत हो गया। जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए उन्हें फेल करके, ये भी देखिए फेल कर देना उन्हें, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा एकदम सटीक है आंसर। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय थोड़ा है, यहाँ पे कक्षा 8 की बात की गई है। तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे, जरा नीचे से ऑप्शन पढ़ते हैं कि प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। क्या हम पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि उनके प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं लिखें? तो जरा इसे बोल्ड रखेंगे, ठीक है ना। बात करेंगे अगले ऑप्शन की, कि सभी व्याकरण तथ्यों का समावेश, ठीक है इसे भी रखते हैं। पाठकों की संख्या सीमित होनी चाहिए या फिर विधागत विविधता होना। देखिए कक्षा 8 मतलब उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला आपका सबसे सटीक बैठता है कि विधागत विविधता होना, अलग अलग तरीके से चीजों को समावेशन करेंगे। समझ रहे हैं, आपका यही ऑप्शन सही हो जाता है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न। अब समझ जाइए कि ऑप्शन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पाठ्य पुस्तक को जब आधार बनाते हैं उसके बाद हम प्रश्न पूछते हैं, जब पाठ्य पुस्तक से उठाए गए प्रश्न पूछेंगे तो इसमें क्या होगा कि स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए, या फिर पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, या फिर पाठ में दिए गए तत्वों पर आधारित होने चाहिए, या फिर लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन तीसरा आपका होता है यही सही उत्तर बनता है कि पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होना चाहिए। जैसे हमारी बुक में अगर कोई लेसन है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं बच्चों को, फिर जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या होना चाहिए, पाठ में जो दिया गया है उन्हीं के तथ्यों के आधार पर चाहिए प्रश्न। ठीक है, चलिए अब आपका चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आता है कि संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? सॉरी, हाँ फिर से पढ़ेंगे कि संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? तो देखिए अब ऑप्शन पढ़ेंगे कि व्याकरण की विविध पुस्तक पढ़ना, या फिर विविध शब्दों की सूची याद रखना, या फिर विविध शब्दों का प्रयोग करवाना, या फिर विविध भाषा से परिचित कराना। विविध भाषा से परिचित कराने का कोई मतलब नहीं है। विविध शब्दों की सूची याद कराना ये भी नहीं होता। हम अलग अलग
पुस्तकें पढ़वाएंगे ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे छोटे बच्चे की बात हो रही है। विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग कराना। ठीक है, अलग अलग शब्दों का वाक्य प्रयोग जब करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, सबसे कारगर तरीका हो जाता है। ठीक है, चलिए और अब हम पढ़ेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा आता है कि श्यामला लड़की है। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन पढ़ेंगे कि उसकी विचार प्रक्रिया अवस्थित है, या फिर उस उसके स्मरण शक्ति बहुत तेज है, या फिर उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। बिल्कुल यही आपका सही होगा कि उसमें क्या है, क्योंकि उसने जो पढ़ा है उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखिए जो उसने याद किए हैं। तो मतलब वो और चीजों पे नहीं कर पा रही है, तो उसमें क्या है, कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाता है। अब बात करेंगे हम अगले विषय की। किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? देखिए, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? तो ऑप्शन पढ़ेंगे पहला कि जिनकी मातृभाषा सरल है, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसको ध्यान देंगे, अभी तुरंत आ जाएगा। जिनकी मातृभाषा सरल है, या जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, या फिर जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है, या फिर जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न होगी, उसे थोड़ी सी कठिनाई का सामना जरूर करना पड़ेगा जब वो हिंदी भाषा सीखने जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसे बढ़िया से देखेंगे। बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? फिर से पढ़ेंगे कि ये देखिए ऑप्शन दिया है, इसमें बोल रहा है कि बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने के लिए हमें इसमें से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है वो चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे ऑप्शन पहला क्या आता है कि नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर सुनाइए। मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। तो इसे अगर बच्चा खाली पढ़ के सुना देगा तो इससे उसकी भाषा क्षमता का आकलन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तितली का वचन और चूहा का वचन। तो इससे भी नहीं होगा आपका कि वो तुरंत बता देगा कि एक वचन है दो वचन है, तो इससे कुछ नहीं होगा। तीसरा है कि नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर सुनाइए। ये भी तो बहुत इजी काम है। लेकिन उसके बाद आता है ऑप्शन चौथा कि फेरी वालों की आवाज सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। जब वो ऐसे करेगा बच्चा, तो उसकी भाषा की क्षमता का आकलन करने में बहुत उपयोगी ये होगा। ठीक है, वो सुन रहा है दूसरे की बातों को, उसके बाद उसकी कॉपी कर रहा है, वो अभिनय करके बताएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि सभी भाषाई कुशलताएं हैं, सभी भाषाई कुशलताएं क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, या फिर एक दूसरे से बढ़कर है, या एक दूसरे से अलग है। देखिए, एक दूसरे से बढ़कर है ये भी नहीं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। क्यों नहीं करती है? लेकिन सभी भाषाएं कुशलताएं क्या है, ये एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि भाषाई कौशल या फिर कुशलताओं से आशय क्या होता है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ठीक, क्योंकि इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, ये सारे जितने भी कौशल है एक दूसरे से क्या है, ये संबंधित होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि भाषा का प्रमुख प्रकार है लेखन दक्षता, या फिर भाषण देना, या फिर प्रतिवेदन लेखन गलत होता है।
भाषा का प्रमुख प्रकार में इसे हम नहीं ले सकते, लेकिन संप्रेषण करना ये आपका सही हो सकता है कि भाषा का प्रमुख प्रकार क्या है। संप्रेषण करना, बातचीत करना, वार्तालाप, एक दूसरे से अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखना, ये सारी चीजें आपका भाषा का प्रमुख प्रकार में माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि, अब हम पढ़ेंगे ऑप्शन, कि वह पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताए, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें, या फिर पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाएं, ये तो गलत होगा। पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पे, ये भी गलत होता है। इसका देखिए आंसर क्या हो जाता है कि पाठ्य पुस्तक का जब हम नया पाठ आरंभ करते हैं तो उसमें पाठ के मूल भाव जो है पाठ का, उस पर हमें पहले बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपकी क्लास होती है यहीं पर समाप्त। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा हमें बोलने में दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी तबीयत बहुत ठीक है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, और क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक करेंगे, और पीछे हमने 7 क्लासेस डाल दी हैं हिंदी ग्रामर की, उसे भी आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके सीक्रेट के हिसाब में। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए शुक्रिया।